को उसकी रुचि के अनुसार म्यूजिक, डांस, पेंटिंग का प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। हम अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें भी खरीद सकते हैं। ये सारी बातें हमें धूम्रपान करने से कहीं ज्यादा सुकून देगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर कसम खाएं कि आज से हम धूम्रपान राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं होगी फांसी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन में की गई थी दोषियों को फांसी देने की मांग। ठाणे में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत, अभी भी 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य अंतिम चरण में। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली याकूब को राहत, याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याकूब की पुनर्विचार याचिका खारिज। गुरदासपुर आतंकी हमले में पाकिस्तान की साजिश के मिले सबूत, पंजाब के डीजीपी का खुलासा, 21 जुलाई को पड़ोसी मुल्क में बना था आतंकी हमले का प्लान, जीपीएस में दर्ज थे 21 ठिकाने। राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ के सैलाब का कहर, बाढ़ से समुद्र बन गई सड़क, गुजरात में भारी बारिश से अब तक 22 लोगों की मौत। और आज की सबसे बड़ी खबर याकूब मेमन से जुड़ी है। याकूब मुंबई बम धमाकों में आरोपी याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने याकूब की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की आज बेंच बनाई गई थी, जिस पर काफी पुनर्विचार के बाद एक बार ये खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि जो याकूब मेमन है उसकी जो क्यूरेटिव पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और कोई राहत याकूब मेमन को नहीं मिल रही है। और इससे इस पूरे मामले पर हम अपने वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा से जुड़ रहे हैं, देखते हैं पूरा क्या मामला है, उनसे जानकारी लेंगे। संजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या खबर है वहां से? आप जरा पूरा इस मामले पर रोशनी डालिए। तो देखिए इकबाल, सर्वोच्च न्यायपालिका में आज 3 जजों की पीठ ने याकूब मेमन की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मेमन ने 30 जुलाई को निर्धारित अपनी फांसी पर रोक लगाने का आग्रह किया था। यानी कि एक बार फिर से क्यूरेटिव पिटीशन जो कहें, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर रखा था, उसे दोबारा उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने मेमन की अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन पर तीनों जजों का फैसला सही था। अब बता दें कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने इस याचिका पर जो निर्णय दिया है वो एक प्रकार से खंडित निर्णय है, क्योंकि जिससे मेमन की फांसी पर दांव और जो पेंच है वो फंस गया है। इस समय शीर्ष में सुनवाई जारी है और थोड़ी देर में जो फाइनल जो कहते हैं ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा फिर से सुनवाई करने के लिए जजों ने उसे टाल दिया है। और आपको बता दें कि मेमन की किस्मत पर मंगलवार को उस समय अनिश्चितता पैदा हो गई जब हाई कोर्ट ने उसकी किस्मत पर माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने उसकी किस्मत पर फैसले के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन कर दिया। इससे पहले 2 न्यायाधीशों की 30 जुलाई को प्रस्तावित सजा पर अमल रोक लगाने की जो मांग वाली याचिका थी वो मेमन की जो मांग थी वो याचिका पर बढ़ गई और इस समय न्यायमूर्ति AR दवे, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के बीच जो आम सहमति
जो नहीं बन पाई, उसी के चलते चीफ जस्टिस एचएल दत्तू के पास इस याचिका को भेजा गया, जिन्होंने मेमन की किस्मत का फैसला करने के लिए 3 जजों को नियुक्त किया। उनकी 3 जजों का गठन किया खंडपीठ का, जिसमें न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और अमिताभ राय का समावेश है। आपको बता दें कि इकबाल कि मुंबई विस्फोट मामले में मौत की सजा पाने वाला एकमात्र दोषी, जो पहला फांसी पर चढ़ाया जाने वाला आरोपी होगा, याकूब मेमन। और लेकिन जिस तरीके से इस पर सियासी हलकों में जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल मचा, जिस तरीके से बॉलीवुड दबंग खान बाकायदा ट्वीट करते देखे गए, उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं। अबू आसिम आजमी साहब वो कहते हैं कि बाकायदा याकूब मेमन को जो फांसी दिया जा रहा है, ये एक प्रकार का स्टंट बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार न्यायपालिका ने यदि किसी को सजा सुनाई हो तो सजा के खिलाफ वह सिर्फ अदालत में जाने का रास्ता जो अक्यूज होता है उसके पास सुरक्षित होता है। लेकिन अक्यूज के तरफ से उसके अधिवक्ताओं की पैरवी के बजाय जिस तरीके से इसमें सियासी घमासान मचा हुआ है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सर्वोच्च न्यायपालिका के कोर्ट नंबर 4 में सुबह से ही दोनों पक्षों ने जमकर जिरह की है इकबाल। और पहले तो बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई, काफी कुछ कहा गया कोर्ट के समक्ष, लेकिन बाद में जब सरकारी वकील की बारी आई तो उन्होंने भी उस चीज को एकदम स्पष्ट तरीके से रखा कोर्ट के सामने, जिसके बाद आपको फिर एक बार बता दें कि क्यूरिटी पिटीशन ऑलरेडी खारिज की जा चुकी है और इस पर दोबारा सुनवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया है। हालांकि जो टाडा के स्पेशल कोर्ट ने जो डेथ वारंट जारी किया है याकूब मेमन को, जिसके ऊपर नागपुर के सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को उन्हें फांसी पर चढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी, तो उस डेथ वारंट पर अभी भी जो फैसला आना बाकी है। इसीलिए अब थोड़े समय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि इसके ऊपर क्या कुछ फाइनल जो ऑर्डर जो है वो टाइप होगा, उसके बाद ये कह सकते हैं कि हकीकत और वास्तविकता क्या है इस मामले की। ठीक है संजय जी, आप इससे एक सवाल हम ये करना चाहते हैं कि क्या ये पूरी ये जो कार्रवाई हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये खारिज हो गई, उसके बाद क्या कानूनी विकल्प बचता है याकूब मेमन के पास? देखिए, याकूब मेमन ने तो कोर्ट में ये दावा किया है कि अदालत के सामने सभी कानूनी उपचार खत्म होने से पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया, और ये अनर्गल है, ये कहना याकूब मेमन के वकील का है। अब न्यायमूर्ति AR दवे ने मौत के वारंट पर रोक लगाए बगैर उसकी याचिका खारिज कर दी। वहीं न्यायमूर्ति कुरियन की राय अलग रही, उन्होंने रोक का समर्थन किया। तो अब ये दो बेंचों के बीच में आम सहमति का न बन पाना यही कारण था कि आज का दिन सुनिश्चित किया गया था कि क्या याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी या फिर उसके फांसी की सजा को आजीवन कारावास के सजा में तब्दील किया जाएगा। ये दो बातें अहम हैं और इस पर अभी डेथ वारंट जो है वो तो जारी किया जा चुका है 30 अप्रैल को ही, और उसी की तर्ज पर नागपुर के सेंट्रल जेल में फांसी की तैयारी की गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है इकबाल कि सर्वोच्च न्यायपालिका का जो फाइनल जिसके ऊपर डेथ वारंट जो टाडा के स्पेशल कोर्ट ने जारी किया है, उसके ऊपर अभी फैसला आना बाकी है। तो क्या राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे ये याकूब पक्ष? देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास इससे पहले भी एक बार दया याचिका याकूब मेमन की तरफ से भेजी गई थी, जिसको महामहिम राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। लेकिन दूसरी बार फिर आज एक खबर आई है कि मंगलवार को ही याकूब मेमन की तरफ से एक बार फिर दया याचिका जो है वह राष्ट्रपति की ओर भेजी गई है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय का एक बार फैसला सुना देना, क्या दूसरी बार उस पर वह रुख अख्तियार करेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। और इसी बीच महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र के सी विद्यासागर राव, उनकी जो दया याचिका है उसके ऊपर वो फैसला करने वाले थे, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। इसके ऊपर सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है इकबाल, कि महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी है, लेकिन इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम ये कहना प्री मैच्योर होगा, जल्दबाजी होगी। और इस मसले पर न्यायमूर्ति दवे
मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि खेद है कि मैं मौत के फरमान पर रोक लगाने का हिस्सा नहीं बनूंगा, और अब प्रिंसिपल जो जज हैं एच.एल. दत्तू वो निर्णय लेंगे। ये कहना था न्यायमूर्ति दवे का। अब सवाल ये उठता है कि काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, और अटॉर्नी जनरल जो मुकुल रोहतगी है उन्होंने मेमन की ओर से पेश हुए राजू रामचंद्रन सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की जो टीम है उन्होंने इस पर आम सहमति जताई कि इस विषय को गौर करने के लिए प्रधान न्यायाधीश के हस्तक्षेप के साथ बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। यह मंगलवार की बात थी जब दो जजों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई थी, और अटॉर्नी जनरल ने उन मेमन के वकील पर अपनी सहमति जताई कि इसे अब चीफ जस्टिस के पास भेज देना चाहिए, और चीफ जस्टिस ने 3 वकीलों को नियुक्त किया इस मामले पर फैसला सुनाने के लिए, जिसको लेकर आज तीनों जो न्यायमूर्ति की हमने आपको जानकारी दी कि दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी पंत और अमिताभ राय, इन 3 वरिष्ठ जजों की खंडपीठ के सामने ये मामला लगातार चला। लेकिन फिर एक बार बता दें कि क्यूरिटी पिटीशन जो है उस पर सुनवाई नहीं हुई है, डेथ वारंट पर सुनवाई बाकी है। चलिए, इस मसले पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, और आगे भी हम संजय जी से जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी धक्का पहुंचा है याकूब पक्ष को, और इसके अलावा उन तमाम कोशिशों को भी जो याकूब के पक्ष में एक से बढ़कर एक हिस्सा ली जा रही थी और की जा रही थी हमारे तमाम गणमान्य लोगों की तरफ से भी। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सदन के बाहर सलमान के खिलाफ शिवसेना के विधायकों ने प्रदर्शन किया, वहीं सलमान को फांसी दो का नारा भी लगाया गया। याकूब के पक्ष में सलमान ने एक के बाद एक 14 ट्वीट किए थे। उससे नाराज शिवसेना के विधायकों ने विरोध किया है। साथ ही सदन के बाहर सलमान के पोस्टर को चप्पल से मारा जा रहा है। शिवसेना विधायकों की मांग है कि याकूब को समर्थन देने वाले सलमान खान को भी फांसी दे दी जाए। दरअसल सलमान खान पर यह आरोप लग रहे हैं कि अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की पब्लिसिटी के चक्कर में सलमान खान ने याकूब मेमन को फांसी न दिए जाने का समर्थन किया था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सलमान खान के पोस्टर पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं, और शिवसेना के तमाम लोग वहां जमा हैं सदन के बाहर और सलमान खान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अबू आसिम आजमी का कहना है कि याकूब के फांसी पर पब्लिसिटी की गई है, नहीं तो उस पर 22 लाख का खर्च का फोटो क्यों दिखाया जा रहा है, और क्या कुछ कहना है अबू आसिम आजमी का, आइए सुनते हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मिस्टर बेदी, मिस्टर काटजू और बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर बेदी ने तो साफ साफ ये लिख दिया है कि अगर याकूब मेमन की ज़मानत हो जाती तो शायद और अच्छा होता। उन्होंने लिख दिया है कि मिस्टर बी रमन, जो इस पूरे सिनारियों में एक बहुत अहम आदमी है, जिन्होंने गिरफ्तारी से लेकर सब कुछ किया, उस आदमी को जब धक्का लग गया सुन के इस बात को कि उनको फांसी हो रही है, तो वो आदमी इस देश पाकिस्तान में जाकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको अरेस्ट करवाया, सब कुछ किया। जब उस आदमी को धक्का लग गया, देखिए आज क्या है, जो प्रोसिक्यूशन के लोग चाहते हैं मैंने किसी को पकड़ा तो उसको बड़ी सज़ा होगी, मेरा नाम होगा। बी रमन साहब को क्या अपने नाम की फिक्र नहीं थी, लेकिन उनको देश के कानून की फिक्र थी। अब बी रमन साहब का स्टेटमेंट कब आया है? जब सारे पिटीशन, सारी मर्सी अपील खारिज हो गई, उसके बाद सामने उनका लेटर आया है, तो सरकमस्टांसेस चेंज हो गए। तो कहते हैं बेदी साहब कि अब बी रमन साहब के स्टेटमेंट को सेक्शन 142 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करती है, उस पर उसका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करती है, या तो निचली ट्रायल कोर्ट में या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही सही, तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बढ़ेगा, गरिमा बढ़ेगी उसकी। तो ये तो कानूनी चीज़ें हैं, कानूनी चीज़ें जो भी हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि कानूनी चीज़ें सारी सामने आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी को हैंग कर दिया जाए और कोई चीज़ बाकी रह जाए, बाद में अफसोस हो। ये तो पब्लिसिटी स्टैंड तो लिया गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब 22 लाख रुपया खर्चा हो रहा है फांसी देने पे, जेल की फ़ोटो दिखाई जा रही है। एक टेंशन क्यों पैदा कर रहे हैं आप? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सरेंडर हुआ है, एक तरफ
बड़े बड़े जजेस का, बड़े बड़े देश के लोग ये कह रहे हैं कि फांसी नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप जो है 22 तारीख को 30 तारीख को फांसी होगी और जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं और जल्लाद तैयार हो गया है और 20 लाख रुपया खर्च हो रहा है और घास काटी जा रही है, प्लान किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है एक पब्लिसिटी किया जाए, ये चीज़ देश के लिए ठीक नहीं है। जैसे पहले बहुत आराम से शांति के साथ। और अब बात पंजाब के गुरदासपुर की। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमले के पीछे सीमा पार से साजिश की बात सामने आ रही है। आतंकियों के पास से मिले जेपीएस सेट से साजिश के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन फिर से सामने आ रहा है। इस बीच पंजाब के डीजीपी ने इस हमले के पीछे सिख अलगाववाद के होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने दावा किया है कि तीनों हमलावर मुस्लिम थे। सोमवार को पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर में 3 बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था। उसके बाद से यह आशंका लगाई जा रही थी कि हमलावर सिख अलगाववादी थे। पंजाब के गुरदासपुर स्थित दीनानगर थाने में सोमवार को आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार को कपूरथला में होना है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल शहीद को अंतिम प्रणाम करने उनके घर पहुंचे। साथ ही कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन उससे पहले शहीद के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शहीद बलजीत सिंह के परिवार वालों की मांग थी कि पहले राज्य सरकार उनके बेटे को पुलिस अधीक्षक रैंक और बेटियों को तहसीलदार के पद के लिए नियुक्त करे, उसके बाद ही वो बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि प्रशासन के समझाने और आश्वासन देने के बाद परिवार ने ये मांग फिलहाल छोड़ दी है। प्रशासन ने कहा कि पहले अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ और इसकी तारीफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने किया कि मैं सैल्यूट करदा पंजाब की पुलिस को और इन्हां अफसरां। और यहाँ रुकते हैं अब एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुजरात में हो रही लगातार बारिश पर आपको बताएंगे। एक ब्रेक छोटा सा। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस जल्द आ रहा है लेमन न्यूज पर।
अच्छी खबर, तीखी खबर, सच्ची खबर, आम खबर, अहम खबर, खास खबर, तेज खबर, और अब सिर्फ खबर। दिन भर अब सिर्फ खबर लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे राज्य में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी अभी और बढ़ सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए समुद्र में जाने के लिए भी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है उसे देखकर लगता है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कच्छ और उत्तरी गुजरात में जल प्रलय जैसी स्थिति हो गई है। उत्तरी गुजरात खासकर बनासकांठा जिले से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है, तो बनासकांठा के लाखनी में बारिश से करीब 3 दर्जन मकान गिर गए हैं। राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार द्वारा दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन रद्द हो गई है। केंद्र सरकार ने मांग की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे दया के पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें उम्र कैद के बजाय फांसी ही मिलनी चाहिए। लेकिन ये याचिका रद्द होने के बाद अब उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर बुधवार को नई दिल्ली से रामेश्वरम रवाना हो गया। डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार उनके गांव रामेश्वरम में गुरुवार को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। कलाम का सोमवार को शिलोंग में IIM के एक प्रोग्राम में लेक्चर देते हुए दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम और याकूब मेमन का मुद्दा पूरे दिन छाया रहा। यहां डॉक्टर अब्दुल कलाम की मौत पर देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में डॉक्टर कलाम की याद में उनका पुण्य दिवस वाचन प्रेरणा दिवस के नाम से मनाया जाएगा। इस बात का ऐलान श्री तावड़े ने किया ताकि डॉक्टर कलाम को छात्रों के बीच जिंदा रख सकें। साथ ही अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार से यह अपील की है कि महाराष्ट्र में जो कोस्टल रोड बनाया जा रहा है उसे डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर बनाना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को आज श्रद्धांजलि महाराष्ट्र के विधानसभा में हमने अर्पित की। महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि डॉक्टर कलाम साहब का यह आग्रह होता था कि छात्रों ने काफ़ी पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, वाचन होना चाहिए, और इसलिए महाराष्ट्र में उनके स्मृति में हम वाचन प्रेरणा दिवस ये शैक्षिक संस्थाओं में मनाएंगे और उनकी स्मृति को आदरांजलि अर्पित करेंगे। उनकी स्मृति छात्रों के बीच जिंदा रखी जाएगी। एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। कलाम साहब ने इस देश को गर्व करने का मौका दिया, पूरी दुनिया में देश का नाम किया। पोखरण का चाहे एटॉमिक वो हो या मिसाइल की बात हो, एक गरीब परिवार से पैदा हुआ आदमी ज़मीन से उड़कर के आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया। और आज गरीबों के लिए जो हार्ट का इंस्टेंट आता है, कलाम और राजू के नाम से इंस्टेंट उन्होंने ईजाद किया। गरीबों के हार्ट के ऑपरेशन के लिए उसमें कितना दाम में कमी हुई, कितनी आसानी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में सबसे पहले मिसाइल अगर किसी ने बनाया था तो
तो मुजाहिदे हिंदुस्तान श्री टीपू सुल्तान जी ने बनाया था, और इसको इन्होंने तस्दीक किया कि हाँ सबसे पहली मिसाइल अगर किसी ने बनाया था तो टीपू सुल्तान ने बनाया था। उस काम को आगे बढ़ाया इन्होंने। देश में अनगिनत काम किया इन्होंने, एजुकेशन से लेकर देश के साइंटिस्ट के नाम पर जितना काम किया शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कलाम साहब के इंतकाल पर पूरा देश अफसोस कर रहा है। हालांकि दुनिया में जितने लोग आए हैं सबको मरना है, लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो कोस्टल रोड बनने जा रहा है, कोस्टल रिंग रोड, उस कोस्टल रिंग रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम रखें, ये अनाउंस करें इसको। और देश में बड़ी संस्थानों का नाम, कोई बड़ा काम हो, एजुकेशन का बड़ा काम हो, कोई यूनिवर्सिटी बड़ी हो, उनका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम हो, ताकि रहती दुनिया तक APJ अब्दुल कलाम साहब को। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़, खबरों का सिलसिला